हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारतेंदु युगीन और द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना का परिचय दीजिए। डालिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आचार्य शुक्ल को हिंदी आलोचना का युग पुरुष कहा जाता है। वह उद्भट विद्वान व प्रकांड पंडित थे। उनकी आलोचना दृष्टि बड़ी पैनी थी। उन्होंने बड़े परिश्रम से अपने युगबोध को अर्जित किया था। साहित्य के अतिरिक्त उनकी अन्य अनुशासनों, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि में भी गहरी रुचि थी, जिसका पता उनकी अनूदित पुस्तकों और मौलिक लेखों से लगता है। उनका अध्ययन विस्तृत, व्यापक और गंभीर था। उन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र के साथ साथ अंग्रेजी कवियों तथा आलोचकों की कृतियों को भी पढ़ा था। क्रोचे, I.A. रिचर्ड्स जैसे आलोचकों के विचारों तथा वाल्ड हिटमैन, विलियम डिफेंस कमिंग्स जैसे आधुनिक कवियों की कविताओं का अध्ययन किया था। प्राचीन तथा आधुनिक साहित्य पर उनकी पकड़ बड़ी मजबूत थी तथा आलोचना दृष्टि इतनी पैनी थी कि वह तुरंत मर्म की गहराई तक पहुंच जाते थे। यद्यपि उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी की लगभग सभी विधाओं पर विचार प्रकट किया है, मूल्यांकन किया है, परंतु उनकी आलोचना का केंद्रीय विषय काव्य ही रहा है। उनकी ख्याति के आधार स्तंभ सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में उनके वह लेख हैं जिनमें काव्य पर विचार किया गया है, और व्यवहारिक समीक्षा में तुलसी, सूरदास तथा जायसी पर लिखे गए ग्रंथ अतः उनके आलोचक के रूप पर विचार करने से पूर्व काव्य संबंधी अनेक विचारों पर दृष्टिपात करना उपयोगी और आवश्यक होगा। शुक्ल जी के काव्य चिंतन में काव्य और जीवन में कई भेद नहीं है। वह काव्य को जीवन से घनिष्ठ रूप में जुड़ा मानते हैं। कविता जीवन का, मानव मनोभावों का, मनुष्य के कार्यकलाप का चित्रण ही तो करती है, या फिर नैसर्गिक प्रकृति का, जिसके प्रांगण में मनुष्य विचरण करता है, कार्य करता है। इसलिए काव्य के प्रमुख विषय होते हैं मानव के कार्यकलाप, उनके मनोभाव तथा प्रकृति। शुक्ल जी उसी कवि तथा काव्य को श्रेष्ठ मानते हैं जिसमें प्रकृति के साथ तादात्म्यगत अनुपूर्ति की व्यंजना की गई है। सूफी कवियों, विशेषतः जायसी के काव्य की प्रशंसा इसलिए की गई कि उनमें कवि की प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित किया है। शुक्ल जी विशिष्ट पर बल ना देकर सामान्य के चरित्र पर बल देते हैं। साधारणीकरण और व्यक्ति
वैचित्र्यवाद नामक निबंध में उन्होंने सामान्य के वर्णन को ही श्रेयस्कर माना है। सीता और नागमती अपने रानीपन को भूलकर जब सामान्य स्त्री की तरह सोचती है और आचरण करती है, तभी वह पाठकों को भावमग्न कर पाती है। वनगमन के समय मार्ग में ग्रामीण स्त्रियों के साथ सीता का वार्तालाप और आचरण और नागमती का विरह वर्णन इसके उदाहरण है। शुक्ल जी कविता की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि वह पाठकों को लोक सामान्य की भावभूमि पर खड़ा कर देती है। वह मानते हैं कि मनुष्य मात्र के हृदय में एक ही गुप्त तार पिरोया गया है। परिस्थिति विशेष में सभी मनुष्य के मनोभाव एक समान होते हैं। उस तार को छूते ही, उन मनोभावों का चित्रण करते ही पाठक भावमग्न और रसमग्न हो उठता है। सूरदास की बाल लीलाओं का वर्णन हो, किशोर राधा की पहली भेंट में हुई चुहल हो या गोपियों की विरह वेदना, सभी हमें मुग्ध करते हैं, क्योंकि उनमें सामान्य मानव की चित्तवृत्ति, मनोभावों और आचरण का चित्रण है। वह स्पष्ट लिखते हैं कि श्रेष्ठ साहित्यकार रचनाओं में मानव मन का चित्रण होता है और सुधी आलोचक कविता की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म व्यवच्छेद करता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएं बताता है। स्वयं शुक्ल जी ने तुलसी, सूर, जायसी की कविताओं की आलोचना करते हुए यही किया है। शुक्ल जी मानते हैं कि कविता का उद्देश्य है हमारे मनोभावों का परिष्कार करना, श्रेष्ठ सृष्टि के साथ रागात्मक संबंधों की रक्षा करना, हमें संकीर्णता, संकुचितता, स्वार्थ से मुक्त करना, हमारी दृष्टि को विश्वव्यापिनी बनाना। कविता मनोरंजन का साधन नहीं है। कविता हृदय को लोक सामान्य की भावभूमि पर पहुंचाती है। काव्य के रसास्वादन का लक्ष्य आनंद नहीं, भावयोग है। लोक हृदय के पाठक के हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। उनकी दृष्टि में लोक मंगल कविता का लक्ष्य होना चाहिए। काव्य का सामाजिक चेतना और युगबोध से जुड़ना आवश्यक है। इसीलिए वह सिद्धावस्था के काव्य से साधनावस्था के काव्य को लोकरंजन से अधिक लोक मंगल को महत्व देते हैं। सूरदास का काव्य लोक रंजन का काव्य है, सिद्धावस्था का काव्य है। उसमें गीता के कृष्ण का, उनके असुर संहारक रूप का चित्र नहीं है। भागवत में कृष्ण की लीलाओं के चित्र हैं। अतः वह तुलसी के काव्य की तुलना में हीन है। तुलसी राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का, उनके संघर्षशील कर्मठ व्यक्तित्व का चित्रण किया है। वह लोक की रक्षा के लिए कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त होते हैं। शुक्ल जी सौंदर्य को कविता का मूल गुण मानते हैं। काव्य के विषय, काव्य की प्रवृत्ति, काव्य के स्वरूप और काव्य के उद्देश्य के संबंध में उनके विचारों ने ही उनकी आलोचना दृष्टि का निर्माण किया। अतः वह आलोचक के निम्नलिखित कार्य मानते हैं। पहला है, काव्य का गंभीर अध्ययन करके कवि की अंतर्वृत्ति का
व्यवच्छेद करें, उनकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएं दिखाएं तथा काव्य के आंतरिक सौंदर्य का उद्घाटन करें। युग विशेष की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों के कवि व्यक्तित्व और काव्य रचना पर पड़े प्रभाव का विवेचन विश्लेषण करें। तीसरा, कालजयी कृतियों का पुनर्मूल्यांकन करें। प्राचीन साहित्य की युगानुकूल व्याख्या करें। समकालीन रचनाकारों का मार्गदर्शन करें। चौथा, काव्य के सौंदर्य का उद्घाटन करें। यह सौंदर्य आंतरिक अधिक होता है, बाह्य कम। वह कविता के वर्ण विन्यास, शब्दालंकार, अर्थालंकार, चमत्कृत करने वाले अप्रस्तुत विधान को महत्व नहीं देते। इन युक्तियों का प्रयोग करने वाली रचना कविता ना होकर सूक्ति है। आचार्य शुक्ल ने उपयुक्त कार्य तो किए हैं, साथ ही जिन बातों के कारण वह युग पुरुष आलोचक या हिंदी आलोचना को व्यवस्थित तथा उत्कर्ष बिंदु तक पहुंचाने वाले मनस्वी कहलाते हैं, वह है पहला, भाषा विभाव तथा रस की नई व्याख्या, प्रत्यक्ष बोध, अनुभूति और वेग युक्त प्रवृत्ति। इन तीनों के गुण संश्लेषण का नाम भाव है। लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। दूसरा, उनकी मर्म भेदी पैनी दृष्टि तथा मूल को पकड़ने की क्षमता, सार ग्रहण की योग्यता। वेदी युगीन काव्य की सीमाओं को पहचानकर उन्होंने लिखा कि कल्पना का रंग भी बहुत कम या फीका रहता था। हृदय का वेग भी खूब खुलकर व्यंजित नहीं होता था। दूसरी ओर श्रीधर पाठक की काव्य रचना का गुण पहचानते हुए लिखते हैं कि उन्होंने पद्य के लिए सुंदर लय और चढ़ाव उतार में कई नई ढांचे निकाले। तीसरा है, उन्होंने प्राचीन काव्य की अपने युगबोध और युग की भाषा में व्याख्या की, उनकी युगानुकूल पुनर्व्याख्या की। तुलसी के काव्य को आधुनिक जीवन के संदर्भ में प्रासंगिक बताया। चौथा है, वह पहले काव्य का गंभीर अध्ययन करते हैं, फिर साहित्यिक रचनाओं के आधार पर साहित्य सिद्धांत स्थापित करते हैं। साहित्य का पारायण कर निगमनात्मक पद्धति से उन्होंने समीक्षा के सूत्र निकाले और वह ही उनके समीक्षा सिद्धांत बन गए। इस प्रकार उनकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक समीक्षा में संगति है। उन्होंने साहित्य की समीक्षा आरोपित या काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में लिखे हुए सिद्धांतों पर परंपरागत मूल्यांकन की कसौटी पर नहीं की है। पांचवा, उन्होंने आलोचना के लिए ऐसे शब्द गढ़े जो उनके आलोचना कर्म को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोक सामान्य की भाव भूमि ऐसा ही पद है। छठा, उन्होंने बाह्य जगत और मानव जीवन की वास्तविकता के आधार पर नए साहित्य सिद्धांतों की स्थापना की। शुक्ल जी पूर्णतः पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं थे। साहित्य और काव्य की उत्कृष्टता के संबंध में उनके अपने विचार थे।
जिनमें लोक मंगल की भावना प्रमुख थी और वह उस काव्य को ही उत्तम मानते थे जिसमें जीवन का विराट चित्रण हो। यही कारण है कि वह प्रबंध काव्य को मुक्तक काव्य या गीति काव्य से श्रेष्ठ मानते हैं। तुलसी और जायसी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और सूरदास को कम महत्व देते हैं। छायावादी काव्य के प्रति भी उनकी दृष्टि स्वच्छ और पारदर्शी नहीं है। वह छायावादी काव्य को काव्य शैली मात्र बताते हैं। उसके कथ्य या वस्तु में ना कोई नवीनता देखते हैं और ना उसका महत्व स्वीकार करते हैं। वह कहते हैं कि छायावादी कविता को छंद, लय आदि के क्षेत्र में मौलिक उद्भावनाएं करने की बजाय पुरानी परंपरा को ही आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने छायावाद के आध्यात्मिक रहस्यवादी रूप का भी विरोध किया और छायावादी आंदोलन को अंग्रेजी साहित्य की रोमांटिक काव्य धारा का अनुसरण कहा। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है।